ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम इस ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज राजस्थान ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। हमने इससे पहले राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इससे बाद में राजस्थान की स्थिति व विस्तार और नेक्स्ट तीसरे चैप्टर में हमने राजस्थान का विस्तार, सीमा, आकार, आकृति, शेष जो बचा हुआ फर्स्ट पार्ट टॉपिक का जो था वो कंप्लीट किया। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक प्रदेश जिसे भू आकृति या उच्चावच भी कहा जाता है। सामान्यतः राजस्थान को हम देखते हैं तो चार भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। चार भौतिक प्रदेश यानी कि हम देखते हैं कि आंखों से देखें हम तो हमें क्या दिखाई देते हैं, पर्वत, पठार, मैदान। तो इन भू आकृतियों को सामान्य ज्योग्राफी में कहते हैं तो भू आकृति या उच्चावच कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखें तो हम राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। इन भौतिक प्रदेशों में हमें बहुत सारी भू आकृतियां और दिखाई देती है। भौतिक प्रदेश, इसे भौतिक प्रदेश भी कह सकते हैं, इसे ही हम भू आकृति या इसे हम उच्चावच भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ ले राजस्थान को कितने भू आकृति, कितने भौतिक प्रदेश या कितने उच्चावचों में बांटा गया है। सामान्य तो यहां देखा जाए तो चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। किन किन की बात करें तो राजस्थान के पश्चिम में देखें तो हम राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल है। राजस्थान के मध्य में देखें अरावली है। राजस्थान के पूर्व में देखें हम मैदान है और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में देखें तो पठार है। इस प्रकार हमें मुख्य रूप से चार भौतिक प्रदेश दिखाई देते हैं, मरुस्थल, अरावली, मैदान, पठार। देखिए हम शुरुआत करने से पहले देखते हैं कि भौतिक प्रदेश जो राजस्थान का भूभाग हमें जो दिखाई देता है, इनका निर्माण कैसे हुआ, यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो हमें गहराई, जिस प्रकार हम गहराई में जाएंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। देखिए हम एक वैज्ञानिक महोदय ने पृथ्वी के निर्माण के समय की व्याख्या की हुई है, किस प्रकार वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो उन्होंने बताया था कि प्रारंभ में ये स्थल भूभाग है वो एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसे इन्होंने पेंजिया नाम दिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ विशाल जल राशि थी। इस विशाल जल राशि को इन्होंने पैंथालासा नाम दिया। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। पेंजिया विखंडित होकर दो भागों में टूट जाता है। इसका ऊपरी भाग, जो इसका पेंजिया का ऊपरी भाग है, ये कहलाता है अंगारा लैंड या इसी को कहते हैं लोरेशिया। तो पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड या इसे कहा जाता है लोरेशिया, जबकि इसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पेंजिया के दो भाग हो जाते हैं, अंगारा लैंड और लोरेशिया, और दक्षिणी भाग कहलाता है इसका गोंडवाना लैंड। बीच वाले भाग में पेंजिया के जो बीच का भाग होता है, इसमें ये जल प्रवेश कर जाता है और इससे एक भूसंतति का निर्माण होता है, यानी कि कीचड़ सागर का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं तेथिस सागर। कालांतर में लगभग प्रारंभिक जुरासिक युग में इस गोंडवाना लैंड के भी टुकड़े हो जाते हैं। देखिए हम अंगारा लैंड से बनता है उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया का कुछ भूभाग, और यहां इससे बनता है उत्तरी अमेरिका। दक्षिण जो पेंजिया का जो गोंडवाना लैंड का भाग है, इस भूभाग से देखें तो हम यहां से बनता है दक्षिण अमेरिका, यहां देखें अंटार्कटिका, देखिए ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया में मुख्य रूप से देखें तो दक्षिणी भारत, तो दक्षिणी भारत मुख्य रूप से किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का, और उत्तरी भारत है वो किसका अवशेष है, तेथिस सागर का। भारत या राजस्थान के संदर्भ में अंगारा लैंड या लोरेशिया का संबंध नहीं है। तो हमको सिंपल सा है, कोई प्रश्न आए तो एक चीज तो पहले कट जाएगी, अंगारा लैंड और लोरेशिया के निम्न में से कौन सा भूभाग, राज्य का कौन सा भूभाग, जैसे अरावली पूछ ले, आपको मरुस्थल पूछ ले, दक्षिण पूर्वी पठार पूछ ले, या आपसे पूर्वी मैदान पूछ ले, किसका अवशेष है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो एक सिंपल सा आपको एक तो चीज मिल गई कि हमारे यहाँ पर अंगारा लैंड या लोरेशिया का कोई भूभाग नहीं है, तो एक ऑप्शन तो सीधा ही कर लिया। दो ऑप्शन रहे हैं हमारे पास, या तो गोंडवाना लैंड का अवशेष होगा या तेथिस सागर होगा। तो हम आगे चलते हैं, हम इसको राजस्थान पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो हम इसको विस्तार से और देखेंगे। अभी हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे हमारे पर कौन सा भूभाग तेथिस सागर का अवशेष है और कौन सा भूभाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जो हमने चार भौतिक प्रदेश हमने अभी बांटे थे उनको देखते हैं तो दो भूभाग है वो तेथिस सागर के अवशेष है और दो भूभाग है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो राज्य में इसको अप्लाई करके देखते हैं।
तो हमारे यहाँ पर पहला ही कोई भी ऑप्शन होगा राज्य का निम्न में से या देश का कौन सा भूभाग इसका संबंध किससे, अंगारालैंड या लोरेशा से नहीं है। देखें तो हमारे यहाँ पर किसी भी भूभाग का संबंध अंगारालैंड या लोरेशा से नहीं है, तो एक ऑप्शन तो सीधा ही कट जाता है। तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं राजस्थान के मानचित्र को। राजस्थान का जो मानचित्र है इसमें हम भू आकृतियों को देखते हैं। राज्य के दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर राज्य के मध्य में इस प्रकार एक श्रृंखला फैली हुई है, एक श्रेणी फैली हुई है जिसको कहते हैं हम अरावली। तो राज्य के लगभग मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एक पर्वत श्रेणी है जिसे कहते हैं अरावली। राज्य के पश्चिम में राज्य के सर्वाधिक भूभाग पर जो भू आकृति दिखाई देती है उसे कहते हैं हम पश्चिमी मरुस्थल। इस अरावली के पूर्व में नदियों द्वारा निर्मित मैदान है जिसे हम कहते हैं पूर्वी मैदान। अरावली के पूर्व में पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्व में राज्य का जो ये दक्षिण पूर्व का भाग है, इस दक्षिण पूर्वी भाग में इस जो पठार है इसे कहते हैं मालवा का पठार, या इसे कहते हैं हाड़ौती का पठार, या राज्य के दक्षिण पूर्व में होने के कारण इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठार। क्या है, क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी हम सामान्य जो हमने देखा था कौन सा 33 सागर का भाग है, कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम बाद में इनको विस्तार से देखेंगे। तो राज्य में 4 भौतिक प्रदेश में बांटा गया, हमने देखा था मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान व दक्षिण पूर्वी पठार। इस प्रकार 4 भौतिक प्रदेश में बटा हुआ। देखिए राज्य का जो मरुस्थली भूभाग है 33 सागर के पीछे हटने से इसका निर्माण हुआ, और ये पूर्वी मैदान है, ये भी गंगा के मैदान का भाग है, इसलिए इसको भी किसका भाग माना जाता है, 33 सागर का भाग माना जाता है। तो राज्य में मरुस्थल और पूर्वी मैदान ये 33 सागर के अवशेष हैं। तो देखिए हम दोनों मरुस्थल ये भी 33 सागर का अवशेष है, और हमारे पास जो पूर्वी मैदान है ये भी 33 सागर का अवशेष है, जबकि अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली है वो राज्य का गोंडवाना लैंड का अवशेष है, वह दक्षिण पूर्वी पठार यह भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो आपसे सामान्य प्रश्न कोई पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा भूभाग 33 सागर से संबंधित है या नहीं, निम्न में से कौन सा भाग गोंडवाना लैंड से संबंधित है नहीं, तो आपको इसका जवाब इससे देना है। तो मरुस्थल 33 सागर का अवशेष, अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष, पूर्वी मैदान 33 सागर का अवशेष, और मालवा या दक्षिण पूर्वी पठार है वो किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। कालक्रम को यही समझ लेते हैं। पृथ्वी के निर्माण के समय से लेकर वर्तमान तक को भू समय मापनी में बांटा गया है। जो हम बोल रहे हैं कि इसका निर्माण का मैंने अभी बोला था कार्बोनिफेरस युग में, युग क्या है, तो देखें पृथ्वी को 5 महाकल्प और 17 युगों में बांटा गया है। इनमें समय कालक्रम समय के अनुसार देख लेते हैं। तो राज्य में सबसे प्राचीनतम भूभाग है वो है अरावली। अरावली पृथ्वी पर निर्मित, पृथ्वी के निर्माण के साथ में ही निर्मित पृथ्वी के निर्माण का सबसे पहला कल्प है जिसको कहते हैं आद्य महाकल्प। इस आद्य महाकल्प का पहला युग है, इसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन युग। आद्य महाकल्प की पहले युग प्री कैम्ब्रियन युग में इस अरावली का निर्माण हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है जो वर्तमान में अपनी अंतिम अवस्था में यानी कि अवशिष्ट रूप से फैली हुई, आने वाले कई हजार साल में ये एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाएगी। यह अपनी अंतिम अवस्था में निर्माण हुआ तब यह हिमालय के जैसी यह वलित पर्वतमाला थी, आग्नेय चट्टानों से बनी हुई पर्वतमाला है। इसका निर्माण आद्य महाकल्प की प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इसके समकालीन यूएसए की अपलेशन पर्वतमाला को माना जाता है। तो यह राज्य की सबसे प्राचीनतम भूभाग। इसके बाद में देखें अरावली के बाद में देखते हैं हम, हमारे पास में है सेकंड नंबर का जो भूभाग आता है राज्य का है वो दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार का निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ। दरारी ज्वालामुखी उद्गार से पूरे के पूरे राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लेकर मध्य प्रदेश तक फैला हुआ ये पठार है। इस पठार का निर्माण है वो क्रिटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। तो राज्य की यह दूसरी भू आकृति है। फर्स्ट है वो प्रारंभिक अरावली सबसे प्राचीनतम, सेकंड नंबर की आकृति है वो है हमारे पास दक्षिण पूर्वी पठार। इसके बाद में प्लासीटोसिन युग में 33 सागर के पीछे हटने से मरुस्थल व पूर्वी मैदान का निर्माण हो जाता है। दोनों ही भू आकृतियां वर्तमान में भी निर्माण हुई है। यह मरुस्थल है, उसका मरुस्थलीकरण हो रहा है यानी कि मरुस्थल मार्च कर रहा है, इसलिए यह भी निर्माणाधीन है।
विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है, हम आगे चर्चा करेंगे। और पूर्वी मैदान में भी देखें तो बनास बेसिन के सहारे हमें नवीन भूरी मृदा मिलती है। तो वर्तमान में यह अभी भी निर्माणाधीन है। तो यह दोनों प्लासिटोसिन युग से लेकर वर्तमान में निर्माणाधीन है। तो सबसे प्राचीनतम आपसे पूछे तो अरावली, अरावली के बाद में दक्षिण पूर्वी पठार और उसके बाद में प्लासिटोसिन युग में मरुस्थल व पूर्वी मैदान का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और वर्तमान में भी इनका निर्माण जारी है। क्योंकि मरुस्थल है वो दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहा है। तो हम आगे पढ़ेंगे तो जैसे जयपुर, अलवर है, इन जिलों में इसका प्रसार बढ़ रहा है। साथ में ही हम पूर्वी मैदान में पढ़ते हैं कि पूर्वी मैदान में बनास बेसिन के सहारे नवीन भूरी मृदा पाई जाती है। इस प्रकार इनका निर्माण वर्तमान में भी जारी है। तो इस प्रकार चार भू आकृतियां, इनको क्रम से जमाई आ जाए, किसका भाग है, तो इस प्रकार के जवाब हमें सीधे दे सकते हैं यहाँ से। तो हमने चर्चा की हमें समय को लेकर और किसके अवशेष हैं उसको लेकर। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि कितने भूभाग पर और क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं कि राज्य के कितने भूभाग पर फैले हुए हैं। सामान्य जो प्रश्न आते हैं वहां से फिर अंदर की चर्चा हम बाद में करेंगे। देखिए मरुस्थल है वो राज्य के लगभग 61.11% भाग पर फैला हुआ। मुख्य मरुस्थल का विस्तार 2,09,042 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। मरुस्थल का विस्तार है 2,09,042 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। मुख्य मरुस्थल का विस्तार है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां राज्य के 12 जिले आते हैं। राज्य के 12 जिलों में ये फैला हुआ है और वर्तमान में मरुस्थलीकरण से लगभग 5 और जिले प्रभावित हो रहे हैं। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। मुख्य मरुस्थल 12 जिलों में और राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। तो राज्य के 61.11% भाग पर फैला हुआ है क्षेत्रफल, 12 जिलों में है और 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली की बात करें यहाँ राज्य के 9.3% भाग पर फैला है। राज्य के 9.3% भाग पर फैला हुआ है। मुख्य अरावली का विस्तार है वो 7 जिलों में पाया जाता है। मुख्य अरावली का विस्तार है वो 7 जिलों में पाया जाता है, लेकिन इसके अवशेष 13 से 17 जिलों में पाए जाते हैं। इसके अवशेष 13 से 17 जिलों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से अरावली का विस्तार है वो 7 जिलों में पाया जाता है और राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम पूर्वी मैदान की तरफ। पूर्वी मैदान राज्य के कुल भूभाग के 23.3% भाग पर फैला है। पूर्वी मैदान राज्य के कुल भूभाग के 23.3% भाग पर फैला हुआ है। राज्य के 10 जिले आते हैं इसमें। राज्य के 10 जिले आते हैं। राज्य का सर्वाधिक घनत्व वाला भूभाग है। राज्य के लगभग 40% जनसंख्या 39 से 40% जनसंख्या निवास करती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार राज्य के 6.29% भाग पर फैला है। राज्य के 6.29% भाग पर फैला है। कोटा, बाराबूंदी और झालावाड़ यानी कि कोटा संभाग के 4 जिले इसमें आते हैं दक्षिण पूर्वी पठार में और राज्य की 10 से 11% जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार हमने सामान्य जो प्रश्न आते हैं सिर्फ छोटे एग्जाम्स में वो यहीं से पूछे जाते हैं, बस इतना सा ही है उनके लिए। यहीं से एक प्रश्न मिल जाता है हमें। जैसे अभी हमने देखा था लाइब्रेरियन का एग्जाम में, लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया था राज्य में मरुस्थल का विस्तार है, वहां पर इतना भी डीप नहीं दिया था, वहां पर 60% दे रखा था, 40% दे रखा था विस्तार। तो इजी था 60%, सामान्य प्रश्न था। लेकिन थोड़ा गहराई से दे तो 61.11% भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है, 12 जिलों में फैला हुआ और 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली की बात करें तो 9.3% भाग पर फैला हुआ है, 7 जिले आते हैं, 13 से 17 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है और राज्य में लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान की बात करें सबसे ज्यादा घना बसा हुआ भूभाग है, 23.3% भाग पर फैला हुआ, 10 जिले हैं और 40% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठार है राज्य के 6.29% भाग पर फैली हुई है, 4 जिले हैं और 10% जनसंख्या निवास करती है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 6.89% भाग पर फैला हुआ है, इस 23% भाग मिलेगा और कहीं पर ये 9% मिलेगा। यहाँ पर आपको 39 मिलेगा और यहाँ पर 11% भी मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर बुक्स में या ज्यादातर जहां पर भी है ये इसको इस प्रकार बांटा हुआ है। ये मुख्य रूप से 61.11, 9.3, 23.3 और 6.29% भाग पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश बटे हुए हैं। तो इस प्रकार सामान्य अगर प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे एग्जाम्स में तो वो यहीं से उठ कर आते हैं। गहराई से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल हमने देखा अभी कि मरुस्थल का निर्माण है वो 33 सागर के पीछे हटने से इस मरुस्थल का निर्माण हुआ, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। थार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान दोनों ही देशों में फैला हुआ। थार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान दोनों ही देशों में फैला हुआ है। यह मरुस्थल 33 सागर के पीछे हटने से हुआ। अब हम कहें कैसे 33 सागर के पीछे हटने से हुआ, हम देखते हैं यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें मिलती हैं, इन झीलों में
सागर महासागरों के जल में मिलने वाला सर्वाधिक जो तत्व है सोडियम क्लोराइड, वही इन झीलों में भी सर्वाधिक प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि 33 सागर का अवशेष है और इस मरुस्थलीय भूभाग में सागरीय जीवों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम का पाया जाना यह भी सिद्ध करता है कि यह भूभाग कभी सागर का भाग रहा होगा। तो इस प्रकार कहा जाता है कि यह 33 सागर का हिस्सा रहा होगा। तो थार का मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में फैला हुआ है। इस थार के मरुस्थल का लगभग 38% राजस्थान में विस्तार पाया जाता है। देखिए हम भारत में थार का मरुस्थल है वो हमारे यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, दक्षिण पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिम गुजरात में भी विस्तार पाया जाता है। जिस भारत के थार के मरुस्थल का लगभग 58.68% भाग राजस्थान में पाया जाता है। भारत के थार के मरुस्थल का राज्य में कितना विस्तार पाया जाता है एग्जैक्ट आया 58.68%, एग्जाम में पूछा जाए तो लगभग 60%। तो भारत के थार का मरुस्थल का राज्य में लगभग 58.68% विस्तार पाया जाता है, जो देश में बाकी 3 राज्यों से सर्वाधिक है। 4 राज्यों में जो मरुस्थल है उसमें सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। यह एक युवा मरुस्थल है, यह एक युवा मरुस्थल है जिसका निर्माण दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा हुआ। दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा निर्मित एकमात्र विश्व का मरुस्थल है, वो मरुस्थल है थार का मरुस्थल। हम पवनों के बारे में जब पढ़ेंगे ग्रीष्म काल में जो पवनें चलती हैं भारत में, ये दक्षिण पश्चिम पवनें हैं। दक्षिण पश्चिम पवनों से निर्मित विश्व का एकमात्र मरुस्थल, इसे युवा मरुस्थल कहा जाता है। यह सर्वाधिक जैव विविधता रखता है। सर्वाधिक जैव विविधता रखने के कारण ईश्वर सिंह प्रसाद ने इसे रुक्ष प्रदेश कहा। एग्जाम में आपको सिंपल प्रश्न पूछ ले, रुक्ष प्रदेश का संबंध निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से है? तो रुक्ष प्रदेश का संबंध थार के मरुस्थल से। किसने कहा? तो ईश्वर सिंह प्रसाद ने इसको रुक्ष प्रदेश कहा। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलों में सबसे ज्यादा जैव विविधता, राजस्थान में सबसे ज्यादा जैव विविधता नहीं, मरुस्थल है जो विश्व के जितने भी मरुस्थल है उसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता है वो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। यहाँ औसत रूप से 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों का आवास है, जो विश्व में सर्वाधिक है। इसीलिए इसे जैव विविधता सर्वाधिक होने के कारण ईश्वर सिंह प्रसाद ने इसे रुक्ष प्रदेश कहा। तो यह युवा मरुस्थल है, इसे रुक्ष प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। राज्य के कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिज हमें इसी मरुस्थल से प्राप्त होते हैं। इस मरुस्थल की बात करें, इस मरुस्थल के स्तर 12 कुल अरावली और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस मरुस्थल को मुख्य भूभाग से अलग करती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यह राज्य को 2 भागों में बांटती है। जब जलवायु पढ़ेंगे तो हम डीप से पढ़ेंगे। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो देखिए हम अरावली वह 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान से अलग करती है, या हम कह सकते हैं मरुस्थल को मुख्य भूभाग से कौन अलग करता है? तो अरावली वह 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे अलग करती है। इस 50 सेंटीमीटर या अरावली के पश्चिम में कुल 13 जिले स्थिति से अगर आपसे पूछ ले तो कुल 13 जिले हैं, जिसमें सिरोही भी शामिल है। सिरोही है वो अरावली का विस्तार सर्वाधिक है, इसलिए इसको अरावली में इंक्लूड किया जाता है। तो हम देखें यहाँ पर शेष 12 जिले बचे हैं। तो आपसे पूछ ले 50 सेंटीमीटर या अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं? तो कुल 13 जिले। सिरोही भी इसमें शामिल होता है, लेकिन सिरोही वो अरावली का जिला है। तो यहाँ पर पश्चिम के 12 जिले हैं वो मरुस्थलीय जिले हैं। मरुस्थल का विस्तार है वो हमारे राज्य के 4 संभागों में फैला हुआ। हमने संभाग की व्यवस्था देखी थी, तो आप देखें कि कौन से 4 संभाग आएंगे मरुस्थल में। हमने कल जब हमने प्रारंभ में क्लास शुरू की थी, मैंने कहा था कि संभाग अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। 12 जिलों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो उससे आप पता कर लेना कि कौन से 4 संभाग है जिसमें मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। मरुस्थल है वो राज्य का जो मरुस्थल है वो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई लगभग 640 किलोमीटर लंबाई है और पूर्व से पश्चिम लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा है। 640 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है, जबकि पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है 300 किलोमीटर। यह मुख्य मरुस्थल का विस्तार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, इस मरुस्थल को देखें हम, यह मरुस्थल पुनः 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है। अब मरुस्थल में हम गहराई से चलते हैं। यह सामान्य परिचय था मरुस्थल का। अब मरुस्थल में हम गहराई से चलते हैं कि मरुस्थल में क्या क्या हमें भू आकृतियां दिखाई देती हैं। तो देखिए इस मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे 2 भागों में बांटती है। एक प्रश्न था कि
मुख्य भूभाग से कौन अलग करता है? तो 50 सेंटीमीटर मरुस्थल को। लेकिन आपसे पूछे मरुस्थल को दो भागों में कौन बांटता है? तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर के पूर्व वाले भाग को कहते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल जहां पर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर पाई जाती है, इसलिए यहां पर पेड़ तो वृक्ष तो होते हैं लेकिन उनकी पत्तियां कांटेनुमा होती है। जबकि इसके पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर वृक्षों का अभाव पाया जाता है, केवल झाड़ियां या घासें पाई जाती हैं। तो इसे कहते हैं शुष्क मरुस्थल। तो इस प्रकार से हमने दो भागों में बांट दिया, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। किसने बांटा है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने। अब देखिए हम शुष्क मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। शुष्क मरुस्थल जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिस कारण कटीली झाड़ियां पाई जाती है, जिसे प्राकृतिक वनस्पति में भी पढ़ेंगे हम। जीरोफाइट वनस्पति अभी हमारे लाइब्रेरी के एग्जाम में पूछा गया था, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। तो ये मरुस्थलीय वनस्पति को जीरोफाइट वनस्पति कहा जाता है। ये शुष्क वनस्पति है, इसे मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति भी कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से जिला है तो जैसलमेर, पूर्णतः शुष्क मरुस्थलीय जिला है जैसलमेर। इसके अलावा इसमें कुछ भूभाग आता है बाड़मेर का, और इस तरफ का भाग है जोधपुर का, और यहाँ का भाग है बीकानेर का। मुख्य रूप से इसका विस्तार है, देखें हम थोड़ा सा भाग गंगानगर का दक्षिण का, लेकिन मुख्य रूप से देखें हम तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, इन 4 जिलों में शुष्क मरुस्थल है जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अब अगर वर्षा बहुत ही कम है, झाड़ियों का अभाव है, रेत ही रेत पाई जाएगी, अगर हमें मरुस्थल देखना है, मरुस्थल हम देखने के लिए भी जाते हैं तो सम के दौरे देखने जाते हैं कहां? जैसलमेर में, क्योंकि यहाँ पर जाओगे तो आपको मरुस्थल जैसा आभास नहीं होगा। मरुस्थल देखना है तो हमें कहां जाना होगा? जैसलमेर, क्योंकि पूर्णतः शुष्क मरुस्थलीय जिला है। तो इन यहाँ पर झाड़ियां पाई जाती हैं, वृक्षों का अभाव पाया जाता है, बालुका ही बालुका पाई जाती है। तो इस शुष्क मरुस्थल को अब देखते हैं। इसके बाद में है अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल जहां 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसे पूर्ण फिर से 4 बेसिनों में बांटा गया है। इस वाले भाग को कहा जाता है घग्गर बेसिन। घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र होने के कारण घग्गर बेसिन, जहां पर जिले देखें, यहाँ पर गंगानगर जिला है और यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला है। इसके बाद में देखते हैं घग्गर बेसिन के बाद में इनकी आंतरिक बातें हम बाद में चर्चा करेंगे। घग्गर बेसिन के बाद में हम देखते हैं ये वाला जो बेसिन है, इसको कहते हैं हम शेखावटी बेसिन। शेखावटी बेसिन में देखिए यहाँ पर चूरू जिला है, झुंझुनू जिला है और हमारे पास जिला है सीकर। तो 3 जिले यहाँ पर है हमारे पास, चूरू, झुंझुनू और सीकर। इसके बाद में ये वाले भूभाग है, ये मरुस्थल का सबसे ऊंचा भूभाग है, सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई वाला भूभाग है, इसको कहते हैं नागौर उच्च भूमि। इस मरुस्थल का सबसे ऊंचा भूभाग नागौर उच्च भूमि और जिला है नागौर। इसके बाद में लुणी नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं लुणी नदी, लुणी बेसिन। यह है पाली और जालोर जिले में, और इसे कहते हैं लुणी बेसिन। इस प्रकार 4 बेसिनों में बटा हुआ है, घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और जालोर बेसिन। अब हम मरुस्थल के जिले रटने की जरूरत नहीं है, आप गिने तो देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये 5 जिले हो गए। छठा जिला नागौर, 7वां पाली और 8वां जालोर। और 4 जिले हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्रमबद्ध पढ़ेंगे तो आप एक परमानेंट के लिए याद रहेगा और अच्छी तरीके से याद रहेगा। तो हमने देखा है मरुस्थल के 12 जिले हमें रटने की जरूरत नहीं है, 12 जिले हो गए। हमने सबसे पहले शुष्क मरुस्थल पे पढ़ा था, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर पढ़ा था। घग्गर बेसिन गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले, शेखावटी बेसिन चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर उच्च भूमि नागौर जिला और लुणी बेसिन में जालोर और पाली। इस प्रकार मरुस्थल के 12 जिले हो गए और ये मरुस्थल के 12 जिले हैं। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल हमने अभी कहा है कि यहाँ पर वनस्पति का पूर्णतः अभाव होता है, जीरोफाइट वनस्पति मरुभूमि पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर बालुका ही बालुका पाई जाती है। लेकिन इस मरुस्थल में भी एक विशेष भू आकृति, लगभग त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के बीच में। जैसलमेर के पोखरण, जोधपुर के फलोदी और बाड़मेर के सिवाना या बालोतरा के मध्य में त्रिभुजाकार आकृति में, लगभग त्रिभुजाकार आकृति में चट्टानी भूभाग है, चट्टानी पथरीले भूभाग पाया जाता है। अब ये यहाँ पर बालुका का अभाव पाया जाता है, इसीलिए शुष्क मरुस्थल पुनः 2 भागों में बट गया है। बालुका शुष्क मरुस्थल है वो हमने पुनः 2 भागों में बांट दिया है, बालुका युक्त प्रदेश और बालुका मुक्त प्रदेश।
तो इस प्रकार हमारे पास शुष्क मरुस्थल पुनः दो भागों में बढ़ चुका है, बालुका युक्त प्रदेश और बालुका मुक्त प्रदेश। अब हम देख रहे हैं बालुका युक्त प्रदेश यानी कि रेत ही रेत है, और अगर ग्रीष्म काल है तो ग्रीष्म काल में पवनें चलेगी, यहाँ पर अवरोधक है नहीं, अवरोधक नहीं है, बालुका एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान गिरेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान गिरेगी, जिससे टीलों का निर्माण होगा जिनको हम कहते हैं बालुका स्तूप। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाएंगे, बालुका स्तूप। और एक बालुका मुक्त प्रदेश है, पूरा पूरा चट्टानी भूभाग है। तो इस प्रकार प्रदेश को हमने दो भागों में बांट दिया, बालुका युक्त और बालुका मुक्त। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम बालुका युक्त प्रदेश। तो हमने मरुस्थल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मरुस्थल में हमने दो भागों में बांट दिया था, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को हमने पुनः दो भागों में बांट दिया, बालुका युक्त और बालुका मुक्त। अब हम सबसे पहले लेते हैं बालुका युक्त प्रदेश, यानी कि जहां पर बालुका ही बालुका पाई जाती है। हम इस पथरीले भूभाग के चारों ओर के भाग में यहाँ पर पवनें चलती हैं, पवनें बालुका को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं, जिससे भू आकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें सबसे सर्वाधिक जो निर्माण होता है वो होता है बालुका स्तूपों का। यानी कि रेत के टीले हैं, सामान्य भाषा में बोले तो रेत के टीले हैं, जिनको कहते हैं बालुका स्तूप। इन बालुका स्तूपों में सबसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन होता है, वो उनको लेकर हम सबसे पहली चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला बालुका स्तूप है उसे कहते हैं अनुधैर्य बालुका स्तूप। सबसे पहला बालुका स्तूप है अनुधैर्य बालुका स्तूप। अनुधैर्य बालुका स्तूप अगर एग्जाम में पूछा जाता है, आप छोटे एग्जाम, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमें इतना याद रखना है, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप, इन्हें रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं। दो शब्द याद रखने हैं, रेखीय और समानांतर। पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप या रेखीय बालुका स्तूप को कहते हैं अनुधैर्य बालुका स्तूप। दो शब्द याद रखने हैं आपको, अनुधैर्य आते ही आपको दो चीजें याद रखनी है अनुधैर्य बालुका स्तूप में, इन्हें रेखीय बालुका स्तूप कहते हैं, इन्हें ही समानांतर बालुका स्तूप कहते हैं। तो पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले या रेखीय बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं, अनुधैर्य बालुका स्तूप कहलाते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ। या एग्जाम में हमें दोनों ही कंफ्यूज करते हैं कि अनुप्रस्थ कौन सा है, अनुधैर्य कौन सा है। बहुत सारी गाइड्स वगैरह हम देखेंगे तो दोनों में करेक्शन गलत दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमें। तो ये देख लें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या है, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालुका स्तूप। पवन अगर मंद गति से चल रही है और किसी रुकावट के कारण पवन आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो अपने साथ लाए हुए पदार्थ को एक साथ छोड़ देती है। एक साथ छोड़ने के कारण रेत का ढेर है वो समकोण पर, यानी कि लंबवत बालुका स्तूप। यहाँ पर दो शब्द याद रखने हैं, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला या लंबवत बालुका स्तूप कहलाता है। आपसे एग्जाम में ये दो शब्द आएंगे वहां पर, तो आपको ध्यान रखना है वो अनुप्रस्थ होगा। रेखीय या समानांतर आया तो कौन सा होगा, अनुधैर्य बालुका स्तूप होगा। लेकिन आपके पास समकोण या लंबवत पर बनने वाले बालुका स्तूप आए तो कौन सा होगा, अनुप्रस्थ। लगभग समकोण जैसी आकृति बन जाती है, ऐसे बालुका स्तूप को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। तो ये अगर दोनों में से अगर कंफ्यूज है तो हट के चले जाएं आप। अनुधैर्य बालुका स्तूप रेखीय या समानांतर बालुका स्तूप को कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप समकोण या लंबवत बनने वाले बालुका स्तूप को कहा जाता है। ये शब्द याद रखना है, लंबवत। ठीक है, समकोण ना दे और आपको लंबवत शब्द दिया तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए हम, इसके बाद में होता है, बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप क्या होता है, पवन अगर रुकावट के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है तो ये अपने मार्ग को परिवर्तित करती है। जिस प्रकार ये बालुका स्तूप निर्माण हुआ, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, अगर अनुप्रस्थ बालुका स्तूप ये पवन जा रही थी वो यहीं पर रुक गई है, रुकने के कारण ये ढेर लग गया है। अब पवन फिर मार्ग अपना बदलती है, इस प्रकार मार्ग बदलने के उपरांत ही अगर मार्ग वापस खुल जाता है, पवन वापस इस प्रकार गोल घूम जाती है, और गोल घूमने के बाद पवन अगर चक्राकार मार्ग ले लेती है, चक्राकार मार्ग लेने के कारण इस बालुका स्तूप के मध्य वाले भाग को गायब कर देती है, जिससे यहाँ पर अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप का निर्माण हो जाता है। तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप ही वायु के भंवरों की चपेट में आते हैं या चक्राकार पवनों की चपेट में आते हैं, तो उनकी आकृति अर्धचंद्राकार हो जाती है। इस अर्धचंद्राकार आकृति को ही हम बरखान या बरछान कहते हैं। तो किसका उदाहरण है, बरखान या बरछान या अर्धचंद्राकार के लिए किसका उदाहरण है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का ही उदाहरण है। तो अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप ऐसे बरखान या बरछान कहा जाता है, यह अनुप्रस्थ बालुका का ही उदाहरण है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है था, रेत का भंवर या पवन कैसी हो गई थी, चक्राकार, इसलिए बीच की मिट्टी गायब हो गई। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ छोटा सा पुतालिया आता है तो क्या होता है, बीच की मिट्टी को, बीच के कागज पूरा कर ऊपर उठा लेता है, इसी प्रकार रेत ऊपर हो जाने का इसकी आकृति कैसी हुई, अर्धचंद्राकार। ये जो उठा हुआ है वो आसपास के घरों या खेतों में एक साथ गिर जाता है, जिससे फसल या घर नष्ट
जनधन की हानि होती है, इसीलिए बरखान या बरछान या अर्धचंद्राकार टीला को विनाशकारी बालू का स्तूप भी कहा जाता है। आपसे पूछ रहे एग्जाम में इनमें से कौन से विनाशकारी बालू का स्तूप है, तो बरखान, बरछान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, इन्हें विनाशकारी बालू का स्तूप भी कहा जाता है। इसी से और इनके स्थानों के बारे में पूछ लेता है, तो यह ज्यादातर जो बालू का स्तूप बनते हैं ज्यादातर हमें मिलते हैं देशनोक बीकानेर, करणी माता जो देशनोक बीकानेर, इसके बाद सूरतगढ़, गंगानगर, पालेरी चूरू और फलोदी जोधपुर में ये सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से? अर्धचंद्राकार, बरखान, बरछान। तो इस प्रकार हम देख रहे थे बालू का स्तूप के बारे में हमने देखा, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, जिसे बरखान या बरछान कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं बालू का स्तूप को अगर क्रम से लगातार क्रम से मिलते हैं तो इन्हें सीफ कहा जाता है। बालू का स्तूप अगर क्रम से मिलते हैं तो इन्हें सीफ कहा जाता है। बालू का स्तूप का अर्ध विकास होता है तो इन्हें सब्र काफिज कहा जाता है। इन एग्जामों के लिए ज्यादा इतने इंपोर्टेंट नहीं है, अगर कोई बड़े एग्जाम्स हो तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। बालू का स्तूप अगर क्रमबद्ध रूप से मिलते हैं तो उन्हें सिर्फ कहा जाता है। बालू का स्तूपों को अगर अर्ध विकास हो तो उन्हें सब्र काफिज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे लिए जो इंपोर्टेंट है वो किसी वनस्पति के सहारे मिलने वाले बालू का स्तूप। यदि हमें किसी वनस्पति के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप मिलते हैं तो इसे पैराबोलिक, पैरावलिक या नेबका कहा जाता है। वनस्पति के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप को पैरावलिक, पैराबोलिक या नेबका कहा जाता है। तो वनस्पति के सहारे बनने वाले बालू का स्तूपों को कहा जाता है, इसे पैरावलिक, पैराबोलिक या नेबका कहा जाता है। पवन की दिशा बार बार बदल जाए, पवन की दिशा इस प्रकार चल रही थी, इस प्रकार बदल, तो इस प्रकार बार बार पवन की दिशा बदलने से बनने वाले बालू का स्तूपों को कहते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। तो पवन की दिशा बार बार बदल जाए तो उसे कहते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। इस प्रकार हमने बालू का स्तूपों के बारे में चर्चा की। हमने हमारे लिए जो मुख्य इंपोर्टेंट है वो तीन ही है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार जिसे बरखान या बरछान कहा गया। और भी आता है तो हमें पूछा जाए पैरा, वनस्पति के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप पैराबोलिक, पैरावलिक या नेबका कहा जाता है। इसी के क्रम में आगे चलते हैं तो हमें मरुस्थल में लगातार, क्योंकि यहाँ पर पवनें चलती रहती है, आप देखेंगे यहाँ पर बालू का स्तूप बना, थोड़ी देर बाद वो बिखर कर कहीं और बन जाता है। तो गतिशील या भ्रमणशील बालू का स्तूप होते हैं। गतिशील या भ्रमणशील बालू का स्तूप को धैर्यन कहा जाता है। गतिशील या भ्रमणशील बालू का स्तूपों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? धैर्यन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर आपको लहरनुमा हम कहें, उर्मिकानुमा या तरंगनुमा, आप देखेंगे समगांव अगर जैसलमेर के दौरे देखेंगे, आप वीडियो वगैरह देखेंगे, मूवीज गाने वगैरह देखेंगे मरुस्थल के, तो आपको देखा लहरनुमा बालू का स्तूप बना होगा। इस लहरनुमा को हम कह सकते हैं उर्मिकानुमा या तरंगनुमा। इन लहरनुमा, उर्मिकानुमा या तरंगनुमा बालू का स्तूप को कहा जाता है ईर्घ या अर्घ कहा जाता है। ईर्घ या अर्घ कहा जाता है। इनकी ऊपरी भागों को धोरे और टीले कहा जाता है। लोग देखने जाते हैं समगांव के धोरे, यही समगांव के धोरे क्या है? लहरनुमा जो बालू का स्तूप है जिसे हम ईर्घ या अर्घ कहते हैं, जो इसके ऊपरी भागों के धोरे या टीले कहा जाता है। तो इस प्रकार के धोरे या टीले, इन धोरे या टीलों के बीच में ये जो मार्ग होता है जिसको कहा जाता है कारवा, धोरों अथवा टीलों के बीच में जो रास्ता होता है जहां पर रूट वगैरह चलते हैं, आप देखोगे कि यहाँ ऊपर नहीं चलाए जाते, इनके साइड से चलाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? कारवा, मार्ग, दो धोरों या टीलों के बीच में। दूसरा, इस मरुस्थलीय भूभाग में अगर पहाड़ी नुमा छोटी छोटी मंगराएं पाई जाती हैं, इन मंगराओं के बीच में ऐसे सामान्यतः राजस्थान में छोटी छोटी पहाड़ियों को मंगरा ही कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर ये देखा जाए तो उदयपुर में भी पहाड़ियों को मंगरा कहा जाता है, लेकिन जैसलमेर से लेकर बालोतरा के बीच में भी पहाड़ियां हैं, हमादा में जो हम पढ़ेंगे पथरीला भूभाग है, यहाँ पर भी जो पहाड़ियां इनको मगरा कहा जाता है। तो पहाड़ियों के बीच में वर्षा काल का थोड़ा सा जल एकत्र हो जाता है पहाड़ियों से आकर इनके बीच में, पहाड़ियों के बीच में, या कहें हम ये टीलों के बीच में आकर वर्षा का जल एकत्र हो गया। अनिश्चित वर्षाकालीन जल होता है, कुछ समय के लिए होता है, इसको प्लाया कहा जाता है। तो मरुस्थल में पाए जाने वाली वर्षाकालीन या अनिश्चितकालीन जो झीलें होती है उसे क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्लाया के आसपास जो दलदली भूभाग बनता है, जैसे जैसे प्लाया सूखता जाता है उसके आसपास दलदली भूभाग बनता है, इसे बालसन कहा जाता है। तो प्लाया के आसपास निर्मित दलदली भूभाग को बालसन कहा जाता है, जबकि अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसी में यहाँ पर मरुस्थलीय भूभाग में स्थायी झीलें मिलती हैं, लुणकरण, सड़क, डिडवाना, या स्थायी झीलों को यहाँ पर टाड़ या डाड़ कहा जाता है। स्थायी झीलों को क्या कहते हैं? डाड़ या डाड़ कहते हैं, जबकि अस्थायी या वर्षाकालीन झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। स्थायी झीलों के आसपास के दलदली क्षेत्र जो पाया जाता है उसे रन या रण कहा जाता है। तो देखा हमने इस भूभाग में दिखाई देने वाली अनेक भौतिक
भू आकृतियों के बारे में। कौन से भूभाग में? शुष्क मरुस्थल का कौन सा भाग? बालू का युक्त भाग। शेष बचा बालू का मुक्त प्रदेश। बालू का मुक्त प्रदेश हमने देखा था, यह त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। बालू का मुक्त प्रदेश जैसलमेर के पोखरण, जोधपुर के फलोदी और बाड़मेर के सिवाना या बालोतरा तक लगभग त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। ये जैसलमेर का पोखरण, जोधपुर का फलोदी और बाड़मेर का सिवाना या बालोतरा तक फैला हुआ त्रिभुजाकार आकृति में पथरीला भूभाग। पथरीला भूभाग होने के कारण ही यहां पर रेत का अभाव पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बालू का मुक्त प्रदेश। इस प्रदेश में वर्तमान में भी अभी हाल ही में इस भूभाग में सर्वाधिक शुद्ध जल के भंडार मिले। इन 2007 में यहाँ पर एक भूगर्भिक जल की पट्टी मिली, जिसके बारे में हम भी आगे चर्चा करेंगे। इस पथरीले भूभाग को ज्योग्राफी में कहा जाता है हम्मादा। तो आपसे पूछा जाए पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है, सिंपल सा प्रश्न है, पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? हम्मादा। इस पथरीले मरुस्थल के चारों ओर मिश्रित मरुस्थल होगा। मिश्रित मरुस्थल यानी कि रेत और पत्थर के कंकड़ मिक्स होगा, जिसको मिश्रित मरुस्थल कहते हैं। मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है? पर एग्जाम में पूछा जाए तो मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रेग। एक पढ़ा था हमने इर्ग या अर्ग, वो था लहरनुमा बालू का स्तूप, जबकि ये रेग है, इसको कहते हैं मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। यहाँ पर पोखरण से लेकर बाड़मेर तक में छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, जिनको स्थानीय भाषा में मंगरा कहा जाता है। इन्हीं मंगराओं में जल कुछ अस्थायी जल एकत्र हो जाता है, जिसको हमने अभी पढ़ा था, प्लाया कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम पोखरण से जैसलमेर के पोखरण से लेकर जैसलमेर के ही मोहनगढ़ के बीच में भूगर्भ में शुद्ध जल के भंडार मिले। पहले तो थोड़ा मरुस्थलीय भूभाग है, जल का अभाव है, और इस भूभाग में हमें शुद्ध जल के भंडार मिले। अभी तो पूरे प्रदेश में शुद्ध जल की, जो सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी, उसी की खोज हो रही है, या जो यहाँ पर हमें शुद्ध जल के भंडार मिले। लेकिन इस भूभाग में हमें शुद्ध जल के जो भंडार मिले, इसको नाम दिया लाठी सीरीज। तो एग्जाम में पूछा जाए लाठी सीरीज का संबंध है तो भूगर्भिक जल की पट्टी से। शुद्ध जल के भंडार है पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर जिले में। इस एक आता है राठी शब्द। राठी क्या है? गाय की नस्ल है। जब पशुधन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे राठी क्या है? गाय की नस्ल है। जबकि लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक शुद्ध जल के भंडार है पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य में। भूगर्भ में जो जल है तो हम निश्चित है, यहाँ जिस जल को जिस नलकूप से निकालेंगे इसे चंदन नलकूप कहा जाता है। चंदन नलकूप। इस चंदन नलकूप को ही थार का घड़ा कहा जाता है। जिस नलकूप से जल को निकाला जाता है इसे चंदन नलकूप या इसे ही थार का घड़ा कहा जाता है। भूगर्भ में जल है, निश्चित नमी होगी धरातल पर। इसी कारण इस मरुस्थलीय भूभाग में, इस पोखरण के आसपास में हरा भरा क्षेत्र है, जहां पर सबसे अधिक सेवण घास मिलती है। कौन सी घास मिलती है? सेवण घास। इसकी प्राकृतिक वनस्पति में इसकी चर्चा करेंगे हम। इसे लीलन कहा जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त है, इसे लर्सियारिस सिलिकस कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति में अभी हमें याद रखना है यहाँ पर कौन सी घास सबसे ज्यादा पोखरण के आसपास? सेवण। और देखिए अगर मरुस्थल में कोई हरा भरा क्षेत्र हो, मरुस्थल में यदि हरा भरा क्षेत्र हो तो उसे ओएसिस या नकलिस्तान कहा जाता है। यदि हमसे प्रश्न पूछ ले मरुस्थल में हरे भरे क्षेत्र को कहा जाता है तो ओएसिस या नकलिस्तान कहा जाता है। इन सभी का संबंध पोखरण के आसपास से है। सेवन घास भी पोखरण के आसपास सर्वाधिक मिलती है। ओएसिस या नकलिस्तान का संबंध कहां से? तो इस लाठी सीरीज से। इसे हरे भरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी में ओएसिस या नकलिस्तान कहा जाता है। दूसरा देखें, इस पूरे पथरीले भूभाग में देखें सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी की संभावना है। हम देख रहे हैं हमारे भारत सरकार द्वारा सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी पर चर्चा की जाती है। हमने देखा हमारे 2015 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ उसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? सोलर एनर्जी बढ़ावा देना। तो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हमने इसको सेज घोषित किया हुआ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन। तो किसके बीच में? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन घोषित किया हुआ। इस प्रकार यह हमारा भूभाग कौन सा है? बालू का मुक्त प्रदेश। बालू का मुक्त में हमने क्या पढ़ा है? एक तो त्रिभुजाकार आकृति में जैसलमेर के पोखरण, फलोदी व बाड़मेर के मध्य में फैला हुआ है। पथरीले भूभाग को ज्योग्राफी में हम्मादा कहा जाता है। इसके चारों ओर मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है। पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य में शुद्ध जल के भंडार है, जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। भूगर्भ में जो जल है उसे निकालने के लिए जो नलकूप है उसे चंदन नलकूप या थार का